नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम एक समस्या को, ख़ास तौर पे श्रीलंका की समस्या को सकारात्मक तरीके से हम एक सॉल्यूशन के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। हम कतई किसी को दोष नहीं देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। हम ये भी नहीं करेंगे कि जो है वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे श्रीलंका में अब सारे भक्तों की पिटाई कर रहे हैं लोग। हम इस पर भी नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं जाएंगे। हम आपके सामने आज वो सिचुएशन रखेंगे जिसके कारण श्रीलंका आज इस हालत में है। बहुत फैक्टफुली रखूँगा, फिगर्स पे बेस्ड रखूँगा और उसमें कहीं आपको सोशल मीडिया की झलक और अखबारों की हेडलाइन नहीं मिलेंगी। इसलिए थोड़ा वीडियो गंभीर होने वाला है और इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को समझें, क्योंकि 3 देशों की इसमें केस स्टडी है। श्रीलंका के सब अलावा हम लोग इसमें और दूसरे देशों की भी बात करेंगे और बाद में भारत पे आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में हमको क्या करने की ज़रूरत है जो हमारा देश बर्बाद ना हो, या क्या ना करने की ज़रूरत है। इस पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमारी पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन है। एक बार कोड भी आपको मिलेगा, बार कोड यानी QR कोड, जो इस वीडियो के अंत में, जिसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आप श्रीलंका के बवाल में अगर जाना चाहें, अगर आप समझना चाहें कि श्रीलंका में बवाल क्यों हुआ, तो आपको थोड़ा सा श्रीलंका को समझना पड़ेगा। मैंने आपको जो आर्थिक उठापटक हुई वो बताई, लेकिन वहाँ तक स्थिति कैसे आई इसको भी समझने की ज़रूरत है और ये भी जानने की ज़रूरत है कि वहाँ तक श्रीलंका कैसे पहुँचा, वो कौन से हालात थे जिसके कारण श्रीलंका की स्थिति ये हुई। देखिए, श्रीलंका के बारे में आप अच्छी तरह से एक बात समझिए कि श्रीलंका जब 1900 में आज़ाद हुआ तो उसकी स्थिति क्या थी और वो किन हालात में आज़ाद हुआ था और उसके बाद वहाँ क्या हुआ। देखिए, आपको मैं एक बहुत सही तरीका ये बताता हूँ कि आपके घर में आप 6 लोग रहते हैं और जिसमें से 2 लोगों को चाइनीज़ खाना पसंद है और बाकी के 4 लोग चाइनीज़ खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको नॉर्थ इंडियन खाना पसंद है। ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार में क्या करते हैं? अगर आप ये कहेंगे कि ठीक है, हम तो बहुमत हमारा कहता है कि हमको नॉर्थ इंडियन खाना ही पसंद है, तो नॉर्थ इंडियन ही खाना खाया जाएगा। चाइनीज़ वाला खाता है तो खाए, वरना चूल्हे में जाए। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। आपको लगेगा भाई, तो वो वाला भी कहेगा यार कि हमारी क्या ज़िंदगी है, हमको तो इनके साथ ही रहना है, ये तो ऐसे कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको उसका भी रखना पड़ेगा। जो चाइनीज़ खाता है भले ही वो अल्पमत में है और ये 4 और 2 है और ये 5 और 1 भी हो सकता है। 5 आदमी अगर एक तरह का खाना खाते हो, एक आदमी को पसंद है, अक्सर हमारे घरों में होता है। हम लोगों को वो खाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है नहीं भाई, बच्चों के मेन्यू के हिसाब से आज बनेगा, तुमको क्या बनवाना है बताओ, पर खाना ज़रूर खाना। ये सबके घर में होता है। इसलिए होता है कि हम एक परिवार हैं और हम सब लोग साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जानते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम जो है वो एक आदमी जो है वो उसकी पसंद सब पे थोपी जाए, या मैं घर का मुखिया हूँ, मैं हेड हूँ, तो आज से मैं जो चाहूँगा वो बनेगा, बाकी लोग खाते हैं तो खाएं। खाने का ही मसला नहीं है, ये पहनने की पसंद का भी मसला है, दूसरी चीज़ों का भी मसला। तो श्रीलंका में जब आप जाएंगे तो आप एक नक्शा देख रहे होंगे श्रीलंका का। ये बहुरंगी नक्शा है और इस नक्शे में 3 तरह की आबादियाँ दिख रही हैं, जो पर्पल, डार्क पर्पल और लाइट पर्पल कलर है। ये सिंघली आबादी है, यानी यहाँ पे सिंघली पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो सिंघली भाषा बोलते हैं और ये लोग तमिलनाडु के मूल निवासी माने जाते हैं और आम तौर पे ये बुद्ध धर्म को मानते हैं। दूसरे जो पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं आपको और पर्पल रंग के दिखाई दे रहे हैं, इसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं और ख़ास तौर पे ज़्यादा तादाद इसमें 18% तमिल आबादी है। और तमिल में 2 तरह के तमिल हैं, जिसमें कुछ नेटिव तमिल हैं जो श्रीलंका के शुरू से ही श्रीलंका के हैं, और कुछ तमिल ऐसे हैं जो इंडियन तमिल हैं, जो भारत से वहाँ गए हैं। जो भारत से इंडियन तमिल गए हैं वो सारे के सारे तमिल ऐसे हैं जो कि कभी अंग्रेज़ उनको ले गए वहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए, यहाँ वहाँ कुछ बागान उगाने थे या कुछ खेती करनी थी या कुछ फॉरेस्टेशन करना था, और कुछ लोग बाद में जो वहाँ के आसपास के इलाके के तमिल लोग हैं वो वहाँ पे रोज़गार की तलाश में या बेहतर सुविधाएं श्रीलंका को देने के लिए चले गए। 1956 में श्रीलंका ने जो अपनी सिंघली भाषा थी
उसको आधिकारिक भाषा बना दिया। यानी कि जो 74% आबादी है उसने अपनी दादागिरी करके अपनी भाषा को देश की भाषा बना दिया। बाकी जो तमिल आजा थे और उसके अलावा वहाँ पे मुस्लिम भी है, 7% के करीब मुसलमान हैं, उनको दरकिनार कर दिया और बहुमत ने अपनी सारी की सारी ताकत उस पर झोंक दी। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों में जो प्रवेश होता है उसमें और नौकरियों में भी सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई। और ये सिलसिला जो था ये लगातार बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे करके इन्होंने बौद्ध धर्म को एक आधिकारिक धर्म बना दिया। मैं किसी भी देश का नाम नहीं लूँगा, जहाँ जहाँ आप रिलेट कर रहे हैं आप करते रहिए। और आप आखिर में मैं इस समस्या को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस समस्या पर रहना चाहता हूँ। इसमें 7% मुसलमान हैं और इन्होंने क्या किया कि 1956 में सिंघली को आधिकारिक भाषा बना ही दिया था, बौद्ध धर्म बना दिया, यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन, नौकरियों में रिजर्वेशन, और इस तरह से लगातार सिंघली बहुमत में होने का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। और ऐसा करते करते एक सिचुएशन ये आई कि जो बाकी की आबादी थी 26% लोग, जिसमें तमिल थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, वो सब लोग अपने आप को एक एलिएनेटेड महसूस करने लगे। उनको लगा कि ये क्या हमको अलग दुनिया का बना दिया है, हमारे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, हम क्या श्रीलंका के नागरिक नहीं हैं, क्या ये हमारी धरती नहीं है, क्या हम इस धरती के बेटे नहीं हैं, क्या इस धरती पे हमारा हक नहीं है, हमारे को इस तरह से अलग थलग क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ अत्याचार क्यों किया जा रहा है, और हमको सेकेंड ग्रेडेड सिटीजन, यूक्रेन पे भी आऊँगा इसके बाद में, सेकेंड ग्रेडेड सिटीजन क्यों बनाया जा रहा है, और हमारे साथ तो बहुत सारे भेदभाव क्यों हो रहे हैं। आपने अपने बौद्ध धर्म को आधिकारिक धर्म बना दिया, तो हमारा जो हिंदू धर्म है या हमारा इस्लाम है या हमारी क्रिश्चियनिटी है, क्या उसको हम मना भी नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर तमिल लोग धीरे धीरे अपनी आवाज़ उठाने लग गए, लिखने लग गए, और उनके सिंघलियों के साथ संबंध खराब होने लग गए, क्योंकि विरोध तो सरकार की एक ऐसी नीति का था जो एक कम्युनिटी को बढ़ावा देती है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया गया। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसको शक्ल दे दी, सिंघलियों के विरोध की। इसके कारण सिंघलियों और तमिलों के बीच में एक तनाव का वातावरण बन गया, कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन बन गई और एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और वो कन्फ्रंटेशन लगातार चलता चला गया, और जैसे जैसे चला, दूसरी तरफ देखिए न्यूटन बड़ा अच्छे तरीके से बता के गए हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब ये होने लगा तो तमिलों ने भी अपने राजनीतिक दल बना लिए, अलग अलग संगठन बना लिए और अपनी मांग को मजबूत किया, और इसके साथ साथ तमिल को राजकीय कामकाज की भाषा बनाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, जो माइनॉरिटी तमिल थे वहाँ पे। और इसके साथ में धीरे धीरे एक और संघर्ष बढ़ता चला गया, नौकरी शिक्षा में समानता भी मानी जाने लग गई। और ये बात जब ये सुनवाई नहीं हुई, सरकार जब ये कोई मांग के लेके जाते थे, सरकार नज़रअंदाज कर देती थी। वो कहती थी आप ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करते हो, हमारे पास 74% आबादी है, काफ़ी है, हमारा सिंघलियों से काम चल जाएगा, तुम्हारे वोट की हम परवाह क्यों करें, 80 बनाम 20 टाइप का। और इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे उन्होंने तमिल राज्य, तमिल ईलम की मांग शुरू कर दी। एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया श्रीलंका के अंदर, एक ऑटोनोमस स्टेट का। और इस आंदोलन के कारण दोनों समुदायों के बीच में तनाव बढ़ता चला गया। पॉलिटिशियंस जानते थे कि हम बहुमत को साधे रखेंगे और इस तनाव का फ़ायदा उठा के हम सरकार में आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन जनता एक दूसरे से लड़ती चली जा रही थी और ये तनाव बढ़ता गया। हज़ारों हत्या हुई, हज़ारों लोग माइग्रेट कर गए, देश छोड़ के चले गए, और दोनों समुदायों के बीच में तनाव बढ़ता चला गया, जो 2009 में किसी जाके कंट्रोल हुआ। अब आप कहेंगे कि बर्बाद तो अर्थशास्त्री कारणों से हुआ, विदेशी कर्जे के कारण हुआ, डॉलर के कारण हुआ। आप बीच में ये डेमोग्राफी कहाँ घुसा रहे हैं? इस डेमोग्राफी का यहाँ क्या काम है? ये संघर्ष अलग था और ये बात अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी मोहल्ले में दुकान खोलनी है,
आप वहाँ पे किसी भी चीज़ की दुकान खोलना चाहते हैं, मान लीजिए राशन की दुकान खोलना चाहते हैं या कोई दफ्तर खोलना चाहते हैं, और उस मोहल्ले में रोज़ गाली गलौज होती हो, रोज़ लट्ठ चलते हों, रोज़ चाकू चलते हों, रोज़ वहाँ पे बम फेंके जाते हों, आगजनी होती हो, तो आप वहाँ दुकान खोलना पसंद करोगे? एक सीधा सा सवाल। इसी तरह से जिस देश में एथनिक वायलेंस हो, आपस में जनता के बीच में सिविल वॉर चल रहा हो, मार काट चल रही हो, सरकार की नीतियाँ फेयर ना हो, फेयर नीति देखिए, तो आप वहाँ पे जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने कारखाने कारोबार नहीं लगाते हैं, अपने बिजनेस नहीं लगाते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ अस्थिरता है, कल के दिन हमको बिजनेस को कितना नुकसान हो जाए पता नहीं, ऊपर से सरकार भी अनफेयर है। जब अनफेयर सरकार होती है तो बिज़नेस को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसका बिज़नेस अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। आज उसने सोचा कि मैंने वहाँ कारोबार करूँगा, मेरी इतने की बिक्री होगा, फलां होगा, ढिमका होगा, पता चला सरकार को किसी ने पैसे खिला दिया, उसने कहा मंगलवार को ये दुकान बंद रहेगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना। आपने मीट की दुकान खोली, बोला हलाल नहीं चलेगा। और मैंने आपको बताया था कि इस आंदोलन में कितनी सारी चीज़ें थी। बुद्धों ने कह दिया कि हलाल को रोक लगा दो, बुरके को रोक लगा दो, इसको रोक लगा दो, तमाम सारा क्रिश्चियंस पे, सब माइनॉरिटी पे ज़बरदस्त दमन होता था वहाँ की सरकार में। तो जिसके कारण वहाँ पे फॉरेन का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, विदेशी निवेश श्रीलंका में नहीं आया, श्रीलंका आइसोलेट होता चला गया। और उसी आइसोलेशन वाले श्रीलंका में एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें आईं जिन्होंने उसको डुबो दिया। अब हम श्रीलंका से आगे चलते हैं और सिविलाइज रास्ते से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और इसको आज के हालात से जोड़े बगैर समझते हैं। भारत के हालात से जोड़े बगैर समझेंगे क्योंकि भारत के हालात अलग हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आते हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन की जो दशा है, वहाँ की डेमोग्राफी समझिए आप। यूक्रेन दो भागों में बटा हुआ है, एक उत्तर वाला हिस्सा और दूसरा दक्षिण वाला यूक्रेन। अब आप आबादी देखेंगे तो जो यूक्रेनियन हैं, जो यूक्रेन के मूल निवासी हैं, वो 77% हैं और जो रूसी हैं वो 17% हैं। ये बिल्कुल डिवाइड है। आप नक्शे में देख रहे होंगे, जैसे श्रीलंका का नक्शा आपने देखा, वैसे आप यूक्रेन के नक्शे में देख रहे होंगे। और ये जैसे जैसे जहाँ जहाँ लाल रंग हल्का पड़ता जा रहा है, उसमें मिक्स पॉपुलेशन होती जा रही है। अब यूक्रेन में क्या हुआ कि जब जेलेंस्की की सरकार आई तो इन्होंने यूक्रेनियन मूल निवासियों को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी और रशियंस को बहुत आइसोलेट कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जो उपेक्षित रशियन पॉपुलेशन थी, जो नॉर्थ साइड में रहती थी, वो काफ़ी हद तक रूस पर निर्भर हो गई। रूस से उसके रीति रिवाज मिलते थे, उसकी भाषा मिलती थी। इधर से ये दमन कर रहे थे। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोरोना वायरस के टाइम पे भी जो सहायता दी गई, मदद दी गई, टीकाकरण हुआ, उसमें भी जेलेंस्की ने भेदभाव किया। और जो रशिया के बॉर्डर के साथ वाले नॉर्दर्न वाले इलाके थे जहां रूसी आबादी रहती थी, उन लोगों को मदद बहुत बाद में और ना के बराबर पहुंचाई। और लगातार जेलेंस्की इन दोनों भाषाओं के बीच में फाड़ पैदा करके ठीक उसी तरह से करना चाहते थे जैसे श्रीलंकन पॉलिटिशियंस ने किया, बहुमत की राजनीति। क्योंकि उनको लगता था कि 77-78% अगर यूक्रेनियन हैं तो इनको खुश रखूँगा मैं, बाकी लोगों को भाड़ में जाने दो। लेकिन नतीजा यह हुआ कि लगातार उपेक्षा करने के कारण वो बाकी लोग रूस के नज़दीक हो गए। और जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो आप समझ लीजिए कि वही डोनास्क और लुहांस्क इलाके, वही डोनबास का जो क्षेत्र है जो रूस के नज़दीक है, उसी को मान्यता दी देश के तौर पे रूस ने और चढ़ाई चढ़ दी। यानी आपने अपने नागरिकों के साथ में दोयम दर्जे का बर्ताव किया एथनिक कम्युनिटी के नाम पे। और उस दोयम दर्जे का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, अभी सॉल्यूशन पे भी आऊँगा, मेरे पास सॉल्यूशन है। और उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में आपके अपने ही नागरिक इतने असंतुष्ट हो गए कि उन्होंने दूसरे देश का साथ दे दिया, जिसका नतीजा आज यूक्रेन भुगत रहा है। ये दो उदाहरण हुए। तीसरा उदाहरण हुआ आपका, और वो उदाहरण है बेल्जियम का। बेल्जियम के उदाहरण से आपको समझना चाहिए कि स्थिति क्या है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, जैसे हमारा हरियाणा है। श्रीलंका हरियाणा के साइज़ का है तो बेल्जियम हरियाणा का आधा है, ऐसे समझ लीजिए आप। और बेल्जियम 3 तरफ से घिरा हुआ है, जर्मनी,
फ्रांस और नीदरलैंड। और इसकी आबादी है 1 करोड़ के आसपास बेल्जियम की। इसकी डेमोग्राफी भी आप समझिए, आपको बहुत रोचक लगेगी, जिसमें 1 करोड़ आबादी में 59% लोग जो है वो फ्लेमिंग एरिया में रहते हैं जहाँ डच भाषा बोली जाती है, और 40% बेलोनिया में रहते हैं जहाँ फ्रेंच बोली जाती है। यानी नीदरलैंड वाले डच जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में हैं। इसके अलावा 1% के करीब जर्मन बोलने वाले लोग भी इस देश में रहते हैं। आप नक्शा देख रहे होंगे, सीधे सीधे बंटवारा है, ऊपर मेजॉरिटी वाला बेल्जियम है, नीचे वाला माइनॉरिटी वाला बेल्जियम है, और ऊपर जो है डच भाषा बोली जाती है, नीचे फ्रेंच बोली जाती है, और जो साइड में थोड़ी सी जगह वहाँ जर्मन बोली जाती है। अब आप सोचिए, ये जो डेमोग्राफी है, इस डेमोग्राफी में एक समस्या बहुत बड़ी हो गई, और वो समस्या ये बड़ी हो गई कि क्या किया जाए। ये डेमोग्राफी अलग अलग है, और उसमें हुआ ये कि जो कम आबादी है, 40% आबादी है जो कि फ्रेंच बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा साधन संपन्न हैं, वो धनवान भी हैं और पावरफुल भी हैं। अब आप सोचिए, जो माइनॉरिटी है 40%, तो जो 60% वाले हैं डच वाले, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, यार ये तो कम है और ये बड़े पावरफुल हैं, हम बहुमत में, देश में तो हमारी चलनी चाहिए। अब जो ऊपर वाला इलाका है, जो उसकी राजधानी है ब्रसेल्स जो पड़ता है, वो पड़ता है ऊपर वाले इलाके में। कौन से इलाके में? डच लोगों के इलाके के बीच में। और ब्रसेल्स के अंदर मेजॉरिटी आबादी, करीब 80% की आबादी किसकी है? फ्रेंच बोलने वालों की। यानी जो माइनॉरिटी वाले वहाँ मेजॉरिटी में है, उसकी कैपिटल में। अब झगड़ा ये हुआ कि भाई साहब, ये फ्रेंच वाले लोग जो हैं, इनकी ज़्यादा कैसे चलेगी, इसको लेके तनाव हो गया। और हर जगह नेता होते हैं जो अपना डेमोग्राफी का फ़ायदा उठा के इसका खेल करना चाहते हैं, और ये जो चिढ़न थी, कुड़न थी, जलन थी, विरोध था, वो बदलता चला गया। और इसका हल जो निकाला उन्होंने, ये हमको समझना चाहिए। जो बेल्जियम ने जो रास्ता निकाला, अगर वही रास्ता श्रीलंका निकालता, वही रास्ता यूक्रेन निकालता, तो आज देश की स्थिति वहाँ की फ़र्क होती। अब उन्होंने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने ये किया कि एक अकोमोडेशन किया जिसमें सबको साथ लिया। अब सबको साथ लेने के लिए 1970 से लेकर 93 तक 4 बार उन्होंने अपना संविधान बदला, ताकि कोई कसर ना रह जाए। और इसको करने के लिए, सबको खुश रखने के लिए किया कि केंद्र में एक सरकार बनाई, और उस सरकार में डच ज़्यादा हों या कम हों, और फ्रेंच ज़्यादा हों या कम हों, सरकार में दोनों का समान प्रतिनिधित्व रहेगा। आधे प्रतिनिधित्व उनके, आधे प्रतिनिधि उनके। ये तो केंद्र सरकार बनाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बराबर बराबर वोट पड़ेंगे, और अगर किसी के लिए कोई स्पेशल लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बनाया जाएगा फिर इसी के बीच में। ये जो है हो गया, और इसके कारण कोई भी कम्युनिटी खुद फैसला कर नहीं पाएगी। इसके अलावा जो राज्य थे, उन राज्यों को भी अलग अलग ऑटोनॉमी दे दी गई, और कहा गया कि आप केंद्र सरकार के सबऑर्डिनेट नहीं हो। आप अपने इलाके के, अगर आपके इलाके में फ्रेंच लोग रहते हैं तो उनका ध्यान रख के आप नीतियाँ बनाइए, राज्य को कहा गया। दूसरी पार्टी को कहा गया कि डच लोग रहते हैं, आप उनको ध्यान में रख के नीतियाँ बनाइए। तो राज्य को थोड़ा सा केंद्र से स्वतंत्र कर दिया, तो एक बढ़िया फेडरल स्ट्रक्चर भी बनाया, जिसके काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि जो राज्यों को शक्ति दी गई और केंद्र को शक्ति दी गई, ये एक बढ़िया पावर शेयरिंग का फार्मूला था, और ये एक ऐसा फार्मूला था जिससे सारे लोग स्वतंत्र थे और प्रसन्न भी थे। क्योंकि डच को लगता था कि भाई हमको समान प्रतिनिधित्व मिल गया, भले ही हमारी थोड़ी आबादी ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंच जो हैं बहुत पावरफुल हैं, रिसोर्सफुल हैं, तो हमारे सर पे बैठे रहते हैं। फ्रेंच को लगा कि भाई हमको आधा प्रतिनिधित्व तो मिला, तो कम से कम कोई झगड़ा ना हो। और इसी तरह से जब राज्यों में अलग अलग जगहों पे अपनी अलग अलग सरकारें हो गई, तो आप अपने हिसाब से अपने इलाके में रूल बनाओ। तो मतलब मेरा रूल तुम पे लागू नहीं होगा, तुम्हारा रूल मुझ पे लागू नहीं होगा। मसलन आपको खाना चिली चिकन तो आप चिली चिकन खाओ, और मुझे खाना है कढ़ी पकौड़ा तो मैं कढ़ी पकौड़ा खाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि घर में आज कढ़ी पकौड़ा बनेगा सब खाओ, और तुम ये नहीं कहोगे कि आज चिली चिकन बनेगा सब खाओ।
ये स्थिति बनी और इस पावर शेयरिंग के साथ में अलग अलग सरकार बना दी गई और दोनों कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तीसरी तरह की एक और सरकार बनाई गई और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसमें अलग अलग कम्युनिटी की सरकारें थी। भाई तुम्हारे समुदाय की सरकार अलग, इनके समुदाय की सरकार अलग, उनके समुदाय की सरकार अलग, और ये कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशन मामलों को ये मिलके सुलझाते थे जो इनकी सरकारें थीं। और इनकी सरकारें जो भी तरीका निकालती थी उनको केंद्र और राज्य की सरकारें समीक्षा करती थी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि किसी भी समुदाय को ये नहीं लगा कि कोई हमारा बॉस बन रहा है, कोई हमारा बाप बन रहा है, कोई हमारे पीछे पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस तरह से बढ़िया से बेल्जियम चल रहा है। बेल्जियम में टेंशन ख़त्म, सिर्फ शांति से रहते हैं क्योंकि सबको पता है कि भाई यहाँ पे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं। अब आइए भारत पे। भारत में जो परिस्थितियाँ हैं वो ना तो बेल्जियम जैसी हैं ना श्रीलंका जैसी हैं। श्रीलंका जैसी कुछ कुछ हैं, बेल्जियम जैसी नहीं है क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उससे जो हमारे यहाँ संविधान बना हुआ है वो सारे की सारी चीज़ों की पहले से ही उनको एड्रेस करता है, सभी को समान अवसर देता है, सबको अपनी धार्मिक आज़ादी देता है। आप जिस धर्म के हिसाब से उस तरह से रह सको, जो भाषा बोलते हो बोल सको, सभी भाषाओं को प्रतिनिधित्व है यहाँ पे, और भारत में सभी धर्मों को मानने की छूट है। तो श्रीलंका वाला कोई टेंशन नहीं है और बेल्जियम वाला भी कोई टेंशन नहीं है। इसलिए जो भारत की व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है, उसमें पहले ही वो संविधान बन गया जिसको अब दुनिया को अपनाने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे यहाँ जो गलत हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम अपने अच्छे खासे सॉल्यूशन वाले संविधान को, हम बेल्जियम में जिस तरह से हुआ, अकोमोडेशन हुआ बेल्जियम में, उस अकोमोडेशन वाले संविधान को छोड़ के हम श्रीलंका के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से कानून बने, मेजॉरिटी की भाषा मानी जाए। अक्सर आप सुनते होंगे अजय देवगन की कभी कोई कभी कुछ, मेजॉरिटी की भाषा मानी जाए, मेजॉरिटी के धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया जाए, जिसको हम हिंदू राष्ट्र भी कह देते हैं कई बार। मेजॉरिटी का ही सब कुछ होना चाहिए, मेजॉरिटी को रिजर्वेशन दे दो, सब कुछ मेजॉरिटी का कर दो। तो आप क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे 1956 में जो श्रीलंका था वो बन जाओगे। 1956 में जो श्रीलंका के साथ हुआ वो हमारे सामने है। यूक्रेन के साथ जो हुआ वो हमारे सामने है। जब जब जिस देश ने अपने ही नागरिकों के बीच में दरार डालने की कोशिश की है वो देश मुसीबत में फंसे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो दोनों तीनों उदाहरण हैं, और ये उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में मानवता के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में इन उदाहरणों को लिया जाता है और समझा जाता है। और इन उदाहरणों के ज़रिए अलग अलग देश अपनी नीतियाँ तय करते हैं। लेकिन आपको बेल्जियम वाली समझदारी की ज़रूरत है। आपको वोट बैंक का लालच नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि हमें देश को मिलजुल के कैसे चलाना है। अगर आप अपने देश को श्रीलंका स्टाइल में चलाएंगे, आपकी सरकार बनती रहेगी क्योंकि आप सिंघलियों के साथ हैं, आपके बौद्ध मेजॉरिटी में हैं, तो आप चुनाव जीतते जाएंगे। लेकिन देश के अंदर शांति नहीं रहेगी, देश के लोग सुखी नहीं रहेंगे, देश के लोग आपस में लड़ रहे होंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। और वो भारत हमारा भारत नहीं होना चाहिए, ना ये भारत था। इस वीडियो का यही संदेश है कि हम इस देश में मिलजुल के रहें। अगर हम आपस में लड़ते हैं, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? फिर कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। ये एक फिल्मी गाने की लाइनें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।